अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आई होप यू विल बी फाइन। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ एंड द चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर बुक इज़ द सेल। ठीक है, द सेल जो हमारा चैप्टर है इसके हम एमसीक्यूज़ करेंगे, जबकि हम अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ कर चुके हैं। तो अगर इस वीडियो को हमारे एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फर्स्ट एमसीक्यूज़ आपके पास है कि द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन अकर्स इन। ये जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस है जो हो रहा है सेल के अंदर बेसिकली, जिसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। ये सेल में कहाँ पर होता है, किस जगह पर होता है? ठीक है, अब एक वो रेस्पायरेशन है जो हमारे अंदर होती है, ठीक है, लंग्स के ज़रिए होती है। ये वो रेस्पायरेशन नहीं है, बल्कि वो इसको क्या कह रहा है, सेलुलर रेस्पायरेशन। बेसिकली वो रेस्पायरेशन जो सेल के अंदर होती है वो कैसे होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया के ज़रिए होती है। तो यहाँ पे बाकी ऑप्शंस को आप टिक नहीं करेंगे क्योंकि इन सब के डिफरेंट फंक्शंस हैं। और जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, सेल के अंदर पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली इसका फंक्शन है रेस्पायरेशन करवाना सेल के अंदर। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये कुछ इस टाइप का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, और ये सेल में एनर्जी का सारा जो प्रोसेस होता है वो करवा रहा होता है। तो बी आपके पास जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, ए, सी और डी यहाँ पे ठीक आंसर नहीं माने जाएंगे। जो हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज़ है 2, वो क्या है कि द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, जिसको ब्रैकेट में उसने SER भी लिखा है। ठीक है, दोनों ये इसकी वही दूसरी फॉर्म है। ठीक है, SER को ही हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम भी बोलते हैं। इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, कि ये जो हमारे पास SER है या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम है, इसको हम किसकी सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं? तो आपने फ़ौरन से टिक लगा देना है किसको, बी ऑप्शन को, विच इज़ लिपिड। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम जो है वो आपके पास यहाँ देखिएगा इस तरह का कुछ होता है। मैंने रफली ड्रा किया जस्ट आपको समझाने के लिए, जब हम टॉपिक करेंगे तो फिर वहाँ पर इसको मैं क्लियरली समझा भी दूंगी आपको। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम का। इसमें मैंने दोनों ड्रा किए हैं, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। इसको रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर इस तरीके से ना ये जो मैंने डॉट्स लगाए हैं, ये बेसिकली राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब अगर बात की जाए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम की, द स्ट्रक्चर ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम इज डेट, तो यहाँ पर बेसिकली जो सिंथेसिस होती है वो किसकी होती है, लिपिड्स की होती है। और ये जो मैंने यहाँ पर ड्रा किया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, इसके ऊपर मैंने डॉट्स लगाए हैं और ये उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो भी हम आगे चल के देखेंगे, बेसिकली प्रोटीन्स की सिंथेसिस हो रही होती है। तो जब भी आपका एग्जामिनर आपसे पूछे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, तो आप कहेंगे भाई लिपिड सिंथेसिस होते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पे अगर मैं SER की जगह RER लगा दूँ, मीन्स टू से डैट कि अगर मैं यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम लगा दूं तो फिर आप यहाँ पे प्रोटीन को टिक करेंगे। बट आपकी बुक ने क्या पूछा है सेकंड एमसीक्यूज में कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम विच इज SER इज प्राइमली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ, तो आप स्मूथ के लिए जस्ट लिपिड को टिक करेंगे। जब यहाँ पे R होता रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, तो फिर आप प्रोटीन को टिक करते, वो आपको घुमा भी सकता है। तो आपने इस एमसीक्यूज में कंफ्यूज नहीं होना, और ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी है। ओके, तो अब जरा चलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। इसमें भी बी ठीक होगा आपके पास लिपिड, और बाकी ए, सी और डी जो है वो गलत होंगे। अच्छा, जो हमारे पास सेकंड, जो हमारा थर्ड एमसीक्यूज है विच इज़ राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ, ये राइबोसोम किसके बने हुए होते हैं? ठीक है, ये राइबोसोम जैसे मैंने इसके ऊपर ये डॉट्स की फॉर्म में ड्रा किया ना, ये बेसिकली राइबोसोम ही होते हैं। और राइबोसोम किसके बने हुए होते हैं? ये बने होते हैं RNA और प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? RNA एंड प्रोटीन के। कभी भी आपने इसमें ये वाला एमसीक्यू टिक नहीं करना, DNA एंड प्रोटीन का। आप कंफ्यूज होकर DNA और प्रोटीन को करके टिक कर दें तो ये गलत होगा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, R से बनता है राइबोसोम, R से ही बनता है RNA। तो राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे ठीक आंसर होगा विच इज़ A, और बाकी जो B, C और D है वो गलत होंगे। और इसके साथ ही ये लाइन जो है वो आप अपने टॉपिक राइबोसोम के अंदर एज इट इज़ आपने पढ़ी भी होगी। उसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है 4, वो क्या है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, के राइबोसोम्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो राइबोसोम का बेसिकली पता है फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। आप इस बात को ऐसे क्लियर करें। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा अभी सेकंड एमसीक्यूज़ के अंदर, इस वाले जो हमारा दूसरा एमसीक्यूज़ था, यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि स्मूथ में क्या होती है सिंथेसिस लिपिड की, और रफ में क्या होती है प्रोटीन की। क्यों होती है? क्योंकि इसकी सरफेस रफ है, इसके ऊपर राइबोसोम है। तो फिर जब आपका एमसीक्यूज़ 4, जब आपसे उसमें ये पूछा जाए कि प्राइमरी जो हमारे पास फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन किसका, राइबोसोम का क्या है, तो आप फिर उसमें कहेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ पे भी राइबोसोम की वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम का फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है। तो फिर राइबोसोम का जो अपना जो प्राइमरी फंक्शन है वो भी प्रोटीन
सिंथेसिस है, तो यहाँ पर भी बी एमसीक्यूज ठीक होगा, ए सी और डी जो है वो बिल्कुल ही गलत होंगे। इसके साथ ही हमारे पास नीचे MCQs 5 है कि विच सेल ऑर्गेनेली इज़ इन्वॉल्व्ड इन पैकिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन्स। आपने ऐसी ऑर्गेनेली बतानी है, एक ऐसी ऑर्गेनेली जो बेसिकली तो सेल के अंदर ही पाई जाती है, ठीक है, कि हमें पता है ना कि जितने भी हम ये चाहे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम हो, ठीक है, गोल्गी ऑपरेटस हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, ये सारी सेल के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, सेल के अंदर पाई जा रही होती हैं। अब आपसे ये पूछा गया है जो हमारे पास है MCQs नंबर 5 कि विच ऑर्गेनेली इज़ इन्वॉल्व्ड इन पैकिंग एंड मॉडिफाइंग ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन या कोई भी मटेरियल है, प्रोटीन है, RNA है, बट आपकी बुक ने प्रोटीन लिखा है, तो आप इसी को कहें कि प्रोटीन को या कोई भी प्रोसेस, कोई भी हमारे पास चीज़ है, मटेरियल है, उसको पैक भी करना होता है और उसको मॉडिफाई भी करना होता है। ये काम सिर्फ और सिर्फ गोल्गी ऑपरेटर्स ही करता है। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। यहाँ पे आपने इसकी 2 टाइप्स देखी हैं, स्मूथ और रफ, एक लिपिड, एक में प्रोटीन बनी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी वगैरह, ठीक है, न्यूक्लियस का पूरे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहा होता है, हर चीज़ को हदायत दे रहा होता है। तो फिर बचता हमारे पास जो है वो सी ऑप्शन है, गोल्गी ऑपरेटर्स। और हमेशा याद रखिएगा दिस इज़ द आल्सो इम्पोर्टेंट MCQs, ठीक है, कि पैकिंग और मॉडिफाइंग प्रोटीन की कौन कर रहा होता है, तो वो आपके पास गोल्गी ऑपरेटर्स ही है। MCQs नंबर 6 देखिएगा, विच सेल ऑर्गेनेली इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल, के सेल के अंदर पाई जाने वाली ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है, विच सेल ऑर्गेनेली, ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेस्ट मटेरियल, जो इस बात की रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसके ऊपर लाजिम होता है कि वो ब्रेक डाउन करे वेस्ट मटेरियल की, तो वो लाइसोसोम है, ठीक है, लाइसोसोम ही जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं किसी भी मटेरियल की, किसी भी किस्म का मटेरियल है सेल के अंदर, उसकी ब्रेक डाउन लाइसोसोम नहीं करनी होती है। न्यूक्लियस ये काम नहीं कर सकता, ऊपर भी बताया था आपको, इंस्ट्रक्शंस देना इसका काम होता है, जस्ट गोल्गी ऑपरेटर्स जस्ट पैकिंग और मॉडिफाई करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जस्ट हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन वगैरह और एनर्जी प्रोड्यूस करा रहा होता है। तो लाइसोसोम जो है ये इसका राइट वन आंसर होगा। तो ये भी आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है कि ब्रेक डाउन कौन कर रहा होता है सेल के अंदर, तो आपने कहना है लाइसोसोम कर रहे होते हैं, मॉडिफाई और पैकिंग कौन कर रहा होता है, वो गोल्गी ऑपरेटर्स कर रहा होता है। MCQs नंबर 7 देखिएगा ज़रा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर इज़ इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनिंग सेल शेप, कि भाई सेल शेप जो है उसका एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेल का हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। अब आपके माइंड में यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आता होगा कि साइटोस्केलेटन ही क्यों इन्वॉल्व होता है सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए, सेंट्रियोल क्यों नहीं होते। न्यूक्लियस और लाइसोसोम का तो आपको आइडिया ऊपर भी मैं बता चुकी हूँ कि ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह देता है, लाइसोसोम ब्रेक डाउन करते हैं, और ये जो सेंट्रियोल है ना, सेंट्रियोल इसका काम होता है सेल डिवीजन, ये सेल को डिवाइड वगैरह कर रहा होता है, ठीक है, वो जो माइटोसिस म्योसिस वगैरह हो रही होती है, आगे चल के आप सेल साइकिल वाले टॉपिक में वहाँ पर पढ़ेंगे भी सही। तो ये जो होता है इसका काम सेल डिवीजन होता है, या फिर फ्लैजेला वगैरह, वो जो मूवमेंट करने के लिए हेल्प होते हैं, इस धागे नुमा उनका ना फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर होता है, तो ना ये उसके अंदर हेल्पफुल होते हैं। सेंट्रियोल्स जो होते हैं, फ्लैजेला, सीलिया वगैरह, कुछ ऐसे जानदार होते हैं ना जो उस सीलिया की मदद से मूव करते हैं, मतलब उनकी उनकी एज अ लेग्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं, तो इस ये उनकी फॉर्मेशन कराता है सेंट्रियोल। इसके साथ जो साइटोस्केलेटन है इसका फंक्शन होता है बेसिकली फिलामेंट टाइप, ठीक है, फिलामेंट की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मतलब इस तरीके से कि इसमें थिन ट्यूब्स होती हैं या फिलामेंट्स होते हैं, जैसे धागा होता है ना, धागे नुमा ऐसे साख्ते होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे थिन ट्यूब्स कर लें या धागा कर लें, ठीक है, जो हमारे पास थ्रेड होता है, फिलामेंट इस तरीके का इसका, जैसे वो एक बल्ब में भी फिलामेंट होता है ना बारीक सा, इस तरीके का बड़ा बारीक सा थिन सा धागे नुमा इसका स्ट्रक्चर होता है साइटोस्केलेटन का, और फिर वो स्ट्रक्चर मिलकर सेल की शेप को मेंटेन करता है। जैसे हमारी जो होल बॉडी होती है उसकी शेप क्यों आ रही होती है, बिकॉज ऑफ बोन्स। हमें एक स्ट्रक्चर हमारी बोन्स दे रहे होते हैं। अगर हम अपने हाथ की बात करें, लेट्स सपोज मैं अगर अपने हाथ की बात करूँ तो मेरे हाथ का भी एक स्ट्रक्चर है, तो ये बोन्स की वजह से है, ठीक है, यहाँ पर बोन होगी, यहाँ पर यहाँ पे आप लोगों के एक जॉइंट्स, एक जोड़ नजर आते हैं। हर कोई भी जानदार है, वट एवर बर्ड है, एनिमल है, कोई भी स्ट्रक्चर है आपको नजर आता है तो वो किसी ना किसी चीज़ की वजह से नज़र आ रहा होता है। और सेल का जो एक स्ट्रक्चर है, एक मेंटेनेंस है, एक शेप है, बेसिकली जो उसको एक शक्ल दी गई है, वो साइटोस्केलेटन देता है। साइटोस्केलेटन में भी जैसे हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं, इसमें फिलामेंट्स होते हैं, थिन ट्यूब्स होती हैं जो एक सेल को शेप दे रही होती हैं, और वो काम साइटोस्केलेटन कर रहा होता है। सेंट्रियोल कभी नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये सेल डिवीजन वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है, और फ्लैजेला और सीलिया की फॉर्मेशन करवा रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ए ऑप्शन ठीक होगा 7 MCQs के अंदर, और इसके साथ बी, सी और डी आपके पास गलत होंगे, वो ठीक आप नहीं कर सकेंगे।
एमसीक्यूज नंबर 8 देखें, विच स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोम असेंबली। वो कहते हैं कि कौन सा एक स्पेशल, एक ख़ास रीजन है किसका, न्यूक्लियस का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए, राइबोसोम की असेंबली के लिए। तो ये काम क्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमेटिन जो हमारे पास है ये क्रोमोसोम की एक फॉर्म होती है। क्रोमोसोम आप जानते हैं जैसे हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पेयर 23 का पेयर होता है और टोटल मिला के 46 क्रोमोसोम होते हैं। शायद आप आगे चल के इसको भी डिटेल में जाके पढ़ रहे होंगे। अभी क्योंकि आपकी 9th क्लास में है तो अभी ये चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है बेसिकली, न्यूक्लियो का जो लफ्ज़ होता है ये न्यूक्लियस से निकले और प्लाज्म हमारे पास कोई भी फ्लूइड होता है, तो ये न्यूक्लियस का फ्लूइड होता है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है न्यूक्लियस न्यूक्लियस के ऐसा कोई ख़ास रीजन बताएं जो रिस्पॉन्सिबल होता है राइबोसोम असेंबली के लिए, तो वो आप लोगों के पास न्यूक्लियोलस होता है। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है, जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं बेसिकली न्यूक्लियस हो कोई भी, मैंने आपको बताया ना, कोई भी ऑर्गेनेली है, सेंट्रियोल है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी ऑपरेटस है, कोई भी ऑर्गेनेली है वो सेल के अंदर पाई जाएगी। तो न्यूक्लियस भी तो सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस भी तो फिर उन ऑर्गेनेलिज में आता है, तो न्यूक्लियस भी सेल के अंदर मौजूद होता है। और न्यूक्लियस के अंदर एक रीजन होता है थोड़ा सा डार्क कलर का होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। यहाँ पर मैं आपको छोटे सी डायग्राम में दिखा भी देती हूँ। अगर आप कंसिडर करें कि ये एक क्या है, न्यूक्लियस है और इसके अंदर ये वाला क्या है, एक रीजन है जो आपको डार्क ये ब्लैक कलर का स्पॉट नज़र आ रहा है, विच इज़ न्यूक्लियोलस, और ये रिजेंबल करता है राइबोसोम असेंबली के तौर पर, या स्पेशलाइज्ड ऑर्गन माना जाता है। तो फिर आपके पास बी राइट ऑप्शन होगा, ए सी और डी आप यहाँ पे ठीक नहीं मानेंगे। जब आपके एमसीक्यूज की स्टेटमेंट ये हो कि कौन सा स्पेशलाइज्ड रीजन है न्यूक्लियस का जो रिस्पॉन्सिबल है राइबोसोम असेंबली के लिए, तो आप कहेंगे न्यूक्लियोलस। पता चल चुका है आप लोगों को न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस सेल में होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, थोड़ा सा डार्क कलर का होता है। एमसीक्यूज नंबर 9 आपके पास ये है कि व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर्स, के न्यूक्लियर पोर्स का जो मेन फंक्शन है वो आपके पास क्या होता है। तो ए बी और सी तो यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसी प्रोटीन सिंथेसिस, पीएच वगैरह, सेल डिवीजन, पता है सेल डिवीजन सेंट्रियोल करवा रहा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही होती है। और यहाँ पे कंट्रोल ऑफ पीएच वाला भी यहाँ पे बिल्कुल ही इरेलीवेंट है, बिल्कुल ही आपकी इस स्टेटमेंट से बिल्कुल रेलिवेंट ही नहीं है, ठीक है, इसके साथ रिलेट ही नहीं कर रहा, जुड़ ही नहीं रहा यहाँ पर। और यहाँ पे जो हमारे पास डी है, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दिस इज द राइट वन ऑप्शन, डी इज राइट। यहाँ पर डी आपके पास ठीक होगा। असल में ना न्यूक्लियर पोर जो होते हैं ये भी वही बात आ गई यहाँ पे, जैसे मैंने आपको डायग्राम में ऑलरेडी दिखाया भी था। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोलस था। ये जो छोटे छोटे पोर्स है ना, पोर क्या होते हैं, एक आप वो सुन रखा होगा, स्किन में भी पोर्स हो जाते हैं, सुराख हो जाना, ठीक है, या आप कहते हैं भाई इस चीज़ को, या ये एक बैग है या ये शॉपर वगैरह है, तो इसको क्या हो गए हैं, ठीक है, इसको हमारे पास से पोर्स हो गए हैं, सुराख हो जाए, वट एवर कोई भी चीज़ है उसको पोर हो जाते हैं। तो पोर ना बेसिकली सुराख ही होता है, और ये न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पोर्स हो जाना। तो ये न्यूक्लियस और सेल के दरमियान फ्लूइड की या मटेरियल की ट्रांसपोर्ट करा रहे होते हैं। क्या करवा रहे होते हैं, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं। किस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा। अब ये मैंने यहाँ पर ड्रा किया है, ये जो मैंने बाहर वाला सबसे आउटर जो सर्कल है विच इज़ सेल, और ये जो अंदर एक सर्कल है ये न्यूक्लियस है। अब पता है न्यूक्लियर पोर जो है बिटवीन है ना, ये तो सेल और न्यूक्लियस के दरमियान में ही पाए जा रहे हैं। अब ये जो न्यूक्लियर पोर्स हैं ये इस सेल के अंदर जो भी मटीरियल है, RNA है, ठीक है, प्रोटीन है, कोई भी मटीरियल है उसको सेल में लेके जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ लेके जाएगा, तो ये ट्रांसपोर्ट कराएगा मटीरियल की। तो न्यूक्लियर पोर का बस एक ही फंक्शन होता है जो कि ट्रांसपोर्ट कराता है मटीरियल को, ठीक है, किसकी ट्रांसपोर्ट कराता है, मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। मॉलिक्यूल्स हमारे पास कोई भी मटेरियल है किसी भी किस्म का, वो आप लोगों के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर वो RNA है, आपकी प्रोटीन है जो ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ठीक है, उसको उसकी उसकी ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, उसकी तमाम तर मूवमेंट को कंट्रोल करना, यानी कि ये सारा काम न्यूक्लियर पोर करवा रहा होता है। सॉरी मैं मटेरियल बोल रही थी, बट एक ही बात है, मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास किसी भी तरह का मटेरियल है, जैसे मैंने आपको बताया RNA और प्रोटीन्स वगैरह एज एग्जाम्पल। MCQ 10 आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर स्ट्रक्चर्स इज फाउंड इन एनिमल सेल्स एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। वही बात कि सेल डिवीजन के अंदर हेल्पफुल कौन सा सेल का स्ट्रक्चर होता है, तो आपको पहले भी बताया था सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जब पे भी जहाँ पे भी सेल डिवीजन की बात हो रही हो तो वो हमेशा हमारे पास सेंट्रियोल ही करवा रहे होते हैं। तो चाहे एनिमल के अंदर सेल डिवीजन की जब बात हो रही हो तो वो हमारे पास कौन करवाते हैं, सेंट्रियोल, ठीक है। सेल डिवीजन की बात हो तो आपने वहाँ पे सेंट्रियोल को टिक करना है, जो कि आपका यहाँ पे बी MCQs ठीक होगा, सेंट्रियोल, और ए और सी और डी गलत होंगे।
नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 है कि विच सब सेलुलर ऑर्गेनेली प्लेज अ क्रूशियल रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन विद इन द सेल। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया ही हमेशा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी यानी कि एटीपी भी प्रोड्यूस करता है। एटीपी एनर्जी की एक फॉर्म होती है बेसिकली। तो ये सारा काम जो है, सारा काम माइटोकॉन्ड्रिया करवा रहा होता है, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं सेल का। ठीक है, पावर क्या होती है, एनर्जी होती है, और ये रेस्पिरेशन वगैरह करा रहा होता है। तो फिर जब भी आपके पास, जैसे मैंने कहा था ना, सेल डिवीजन की बात आए तो आप सेंट्रियोल को टिक करेंगे। जब एनर्जी की बात आ रही हो, और किसके अंदर एनर्जी की बात आ रही हो, सेल के अंदर या विद इन द सेल, तो वहाँ पर हम माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक करेंगे, जो आपका सी एमसीक्यूज बन रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम्स जो है वो यहाँ पर आपके गलत होंगे। आप बी जो हमारा जो सी एमसीक्यूज है उसको टिक करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। एमसीक्यूज नंबर 12 देखिएगा, इन अ मल्टी सेलुलर प्लांट। अब प्लांट की बात हो रही है, और वो प्लांट मल्टी सेलुलर मतलब क्या है कि मल्टी, हम कहते हैं ना ये लाइट मल्टी है, डिफरेंट शेड्स वाली, ये चीज़ मल्टी कलर में है, ये बैंगल्स है, वट जो भी चीज़ है, ये ड्रेस है, ये मल्टी कलर का है, मल्टी शेडेड है। तो मल्टी का मतलब भी होता है मैनी, मैनी सेलुलर का मतलब होता है सेल। ऐसा प्लांट जो बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है। विच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब उसके अंदर कौन सा ऐसा आप कह सकते हैं कि टाइप है जो रिस्पॉन्सिबल है कि उसने ग्लूकोज की प्रोडक्शन ही करवानी है। किसकी प्रोडक्शन करवानी है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवानी है। तो वो आप लोगों के पास जाइलम, फ्लोइम, और उसके बाद एपिडर्मल और मीजोफिल। तो आप कहेंगे मीजोफिल जो है यही हमेशा ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाता है। मैं आपको बता भी देती हूँ किस तरीके से, क्योंकि आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये ही मीजोफिल ही क्यों करवाता है, जाइलम और फ्लोइम ही क्यों नहीं करवाते। उसकी वजह पता है क्या है, उसकी एक छोटी सी रीज़न है कि मीजोफिल जो सेल होता है बेसिकली ये प्लांट में ही पाया जाता है। ठीक है, अब आगे चल के इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छे से देखेंगे, एक थोड़ा इजी होता है, मतलब इतना ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो जो मीजोफिल हमारे पास सेल होता है ये बेसिकली ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवा रहा होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ज़्यादा होता है। देखिए जाइलम बड़ा सिंपल सा टिश्यू है। ठीक है, जाइलम जो है ये वाटर की ट्रांसपोर्ट कराता है वाटर को। मतलब ये है कि पानी जो होता है ना, पानी, हम तो पानी उस पौधे के जड़ में, रूट में, या कोई पॉट है, गमला है, कोई हमारे पास है, हम उसमें पानी डाल देते हैं। अब वो पानी पूरे पौधे तक कैसे पहुंच जाता है, जाइलम लेके जाता है। जाइलम यहाँ तक कि पौधे की, आपने कभी किसी लीफ को देखा होगा, पत्ते को, आप उसमें वेव्स नजर आती हैं, वहाँ तक एक एक पत्ते के एक एक सिरे तक पानी जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो वाटर हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट होता है पानी, वाटर, वो जाइलम करवा रहा होता है। और जो फ्लोइम है, बेसिकली फ्लोइम में क्लोरोप्लास्ट होता है, बट इतना माइनर होता है, बहुत छोटी आप कह लें लिटिल अमाउंट में, या माइनर सी या स्मॉल अमाउंट में होता है क्लोरोप्लास्ट। फिर हम ये कहते हैं कि ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन नहीं करवाता और मीजोफिल ही कराता है। एपिडर्मल जो है ये हमारे पास एक लेयर होती है। ठीक है, प्लांट की ना ऊपर वाली लेयर होती है। हैप्पी का मतलब ही ऊपर वाली होता है, और डर्मल का मतलब लेयर होता है। बायो में अब या आगे चलकर भी जहाँ पर भी ये लफ्ज़ आए एपी, तो समझ लीजिएगा कि ऊपर की बात हो रही है। किसकी, डर्मल का मतलब होता है लेयर, ऊपर वाली लेयर की बात हो रही है किसी भी प्लांट की। एपी मीन, ठीक है, अपर, ऊपर, जैसे एपी अप, अपर, ऊपर वाली। ठीक है, डर्मल का मतलब होता है लेयर, ऊपर वाली लेयर की बात हो रही है। जाहिर बात है ये प्लांट्स में ही बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी मल्टी सेलुलर प्लांट का ही आपके पास स्टेटमेंट आई है इस एमसीक्यूज़ की। तो यहाँ पर आपके पास डी जो है वो राइट वन ऑप्शन होगा। आगे देखिए एमसीक्यूज़ नंबर 13 है कि जो एमसीक्यूज़ है 13, विच ऑर्गेनेली कैन डबल इट्स नंबर बाय इटसेल्फ। ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो अपने नंबर को इटसेल्फ डबल कर लेती है। तो आप कहते हैं कि वहाँ पर आप लोगों के पास जो ऑर्गेनेली है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, राइबोसोम्स नहीं है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में, लाइसोसोम ब्रेक डाउन में, गोल्जी apparatus मटेरियल की जो पैकिंग है उसमें। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये, इसको पावर हाउस भी कहते हैं, और ये रेस्पिरेशन भी करवाती है। इसके पास डीएनए होता है, और ये इटसेल्फ है, उसको अपने डीएनए को खुद बढ़ा लेती है। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कि अपने नंबर को इंक्रीज करना बाय इटसेल्फ, खुद से ही ये काम माइटोकॉन्ड्रिया ही कर रहा होता है, अपनी एनर्जी को बढ़ा रही होती है। ठीक है, क्योंकि इसको हम पावर हाउस कहते हैं, ये अपनी एनर्जी को बढ़ाती है, डीएनए को बढ़ा लेती है, तो फिर अपने नंबर को बेसिकली डबल कर लेती है, बढ़ा लेती है, इंक्रीज कर लेती है इटसेल्फ, खुद से ही, किसी और के सहारे के बगैर ही। तो फिर इस एमसीक्यूज में आपके पास सी जो है वो ठीक आंसर होगा। एमसीक्यूज है आपके पास लास्ट 14, विच ऑफ दीज आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे कौन प्रेजेंट होगा, राइबोसोम्स। जब मैंने आपको ये बताया था, स्ट्रक्चर शुरू में दिखाया था, तो बताया था कि ये जो रफ सरफेस है राइबोसोम की वजह से है। और फिर आप जब आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की बात हो रही होगी तो वहाँ पे आप राइबोसोम को टिक करेंगे। मतलब क्या कि ए आपका जो है वो ठीक है, बाकी सी बी डी आपके पास गलत होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।